इस चैप्टर से तुमको 9 में भी 10 में भी मिनिमम भी तो अगर बोला जाए ना सबसे कम 2 नंबर, सबसे कम 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में मिलेगा और मैक्सिमम 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर मिल सकता है इस चैप्टर से या इस टॉपिक से। ठीक है ना, चैप्टर छोड़ो, इस टॉपिक की बात करते हैं। चैप्टर का हमारा नाम तो निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में से ये जो टॉपिक है कार्तीय पद्धति, इसमें से तुमको 2 नंबर कम से कम ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, चाहे आप 9 में रहिए चाहे 10 में रहिए, दोनों में से दोनों जगह। क्वेश्चन अभी दिखा देते हैं और उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर मैक्सिमम की बात बोला जाए तो क्यों में 5 नंबर तक भी आया हुआ है, 4-5 को ऑब्जेक्टिव भी पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन बताते हैं और फिर समझाने के बाद उस पर डिस्कस करेंगे कैसे बनेगा। तो थोड़ा सा हल्का दिखा देते हैं, सिर्फ हमारे पास में सारा महीना का क्वेश्चन रखा हुआ है। ये है क्लास 9 का जून महीना 2025 का। तो अभी तो 26 आया है भाई, तब आएगा तब होगा ना जून में। तो ये है पिछला साल का 2025 का। अब इसमें कितना नंबर का पूछा है सिर्फ यहाँ से ध्यान से देखना, ये वाला। अभी इसका जवाब देंगे जब पूरा समझा देंगे, तब इसी का क्वेश्चन का जवाब लास्ट में देंगे। एक क्वेश्चन, 2 गो, 3 गो, 4, 5, 6, 7, चलो 7 क्वेश्चन। ये मिला है कौन सा महीना के? जून महीना के। जितना बार एग्जाम हो रहा है हाई स्कूल में सब में ये क्वेश्चन है। ये हो गया जून का। फिर 3 महीने के बाद में चलता है हमारा सितंबर। अब सितंबर में क्या क्वेश्चन दिया है? 2 गो, ये 1 और यहाँ पर ये 2, यहाँ पर 3 गो हो गया, 1 गो 2 गो और यहाँ पर एक और 3 गो है। चलो 3 क्वेश्चन फिर से पूछा है। फिर से ये एग्जाम है हमारा दिसंबर का, 2025 दिसंबर। अब दिसंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है? 1 2 गो ही पूछा है। तो मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम ही नहीं हो रहा है जिसमें नहीं आ रहा है। ये तो हुआ 9 क्लास का। अब 10 क्लास में क्या यही चीज है? तो 10 क्लास का क्वेश्चन तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बैंक है जिसको से पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे तो पूरा 2012 से लेकर के सब पूछा हुआ ही है बहुत बार, लेकिन हम लास्ट में बात करते हैं 25 के बारे में। कौन सा चतुर्थांश में है? 25 का सेकंड सीटिंग में 1 गो। कौन सा 5 बिंदु है इसका? 25 में सेकंड सीटिंग में 2 गो हो गया है। 25 का सेकंड सीटिंग में 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। बताओ यार, 6 क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड सीटिंग में, मतलब 25 में भी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन 26 में एक को नहीं पूछा है। तो 27 में पूछेगा। एक आध साल बीच में ऐसा गैप दे देता है जिसमें से ये टॉपिक ना पूछ करके 9 क्लास में ये है ना, ये 9 क्लास का ना पूछ कर डायरेक्टली 10 क्लास दे देता है। तो इसी में से 10 क्लास वाला सिर्फ डायरेक्ट 2026 में है, 9 क्लास वाला रिपीट नहीं किया है। तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है भाई, तो क्लास को ध्यान से पढ़ना तो बनता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। सारा सवालों का जवाब अभी तुरंत मिलेगा उस सारा क्वेश्चन का, लेकिन पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही जवाब मिलेगा। इसीलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि वीवीआई टॉपिक 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक हम मैक्सिमम लेके चलेंगे कि 2 नंबर से 5 नंबर तक सही रहेगा। ठीक है, अब इसका पहला डिफिनेशन सर कि ये कार्तीय पद्धति क्या होता है, क्योंकि रेनर द कार्य के बारे में जान रहे थे भाई, सब उन्हीं का देना ये सब चीजें। तो कार्तीय पद्धति क्या होता है? तो एक तरह का बिंदु को दिखाने का ये माध्यम है। इसका डिफिनेशन समझते हैं। कार्तीय पद्धति गणित में एक समतल पर किसी बिंदु की सटीक स्थिति को 2 रेखाओं एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक द्वारा दर्शाने का एक तरीका है। सीधा सीधे सर कि कोई भी समतल हो, प्लेन हो, ये कोई प्लेन बोर्ड है मान लेते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से हम दिशा दर्शा रहे हैं, और उसमें बिंदु का एग्जैक्ट कि यहाँ से कितना दूर और यहाँ से कितना दूर, उस चीज को दिखाने का ये तरीका है। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्तीय पद्धति या कार्तीय तल। और इसी का और बहुत सारा नाम भी है जो कि हम लास्ट में लिखे हैं, भूल गए थे शुरुआत में। इसका बहुत सारा नाम है, जैसे कि कार्तीय तल भी, निर्देशांक तल भी, एक्स वाई तल भी, इसी का नाम है। ठीक है ना, कार्तीय पद्धति का एक प्रोसेस है वो, और उसके बीच में जो चीजें है सभ्य का नाम है कार्तीय तल, कार्तीय पद्धति, एक्स वाई तल, इस तरीके से निर्देशांक तल, जो भी नाम है इसका, बहुत सारा इसका नाम हो जाता है। हमको बस थोड़ा सा पॉइंट्स को याद रखना है।
सिर्फ और सिर्फ ये इस डिफिनेशन में तुमको दो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। ध्यान से फिर से एक बार, कार्तीय पद्धति गणित में एक समतल पर किसी बिंदु की सटीक स्थिति को दर्शा रहा है। ठीक है सर, सटीक स्थिति को, लेकिन किसका किसका, ध्यान दीजिएगा, एक्स निर्देशांक, जिसको हम क्या बोलेंगे, भुज। पहला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। एक्स निर्देशांक को हम लोग बोलते हैं भुज, ठीक है ना। वाई निर्देशांक को बोलते हैं कोटि। इस चीज को हम लाइन को अलग लिख सकते थे, लेकिन हम नहीं लिखे क्योंकि एक्स्ट्रा में पेज जगह ऐसे तो नहीं है, प्लस में एक्स्ट्रा जगह जाता, जो कि हमने ब्रैकेट में ही लिख करके इसको कंप्लीट कर दिया। एक्स निर्देशांक को भुज बोलते हैं, वाई निर्देशांक को कोटि। अब थोड़ा सा फिगर में आते चलते हैं। वाई वाला जो रहेगा वो खड़ा रहेगा, एक्स वाला सुतल रहेगा। ये नीचे लिखा हुआ है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, नीचे मिलेगा, ठीक है। हमको यहाँ से चीज को ध्यान देना है कि भुज किसे कहते हैं सर, एक्स वाला को, और कोटि किसे कहते हैं, वाई वाला को। बस यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव तुम्हारा मिल गया। आगे बात करते हैं। इसमें दो परस्पर लंबवत रेखाएं होते हैं, कौन कौन सर, एक्स और वाई अक्ष। ये दो गो अक्ष होता है, एक मूल बिंदु पर काटती है, जो स्थान को चार भागों में बांटती है। और जब चार भागों को बांटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। जो दो गो अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जब एक दूसरे को काटता है, कहाँ पर, कहाँ काटता है, मूल बिंदु। कहाँ काटता है, मूल बिंदु। ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया है। कमीन, कहाँ काटता है, मूल बिंदु पर। मूल बिंदु पर काटता है तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहाँ करता है, मूल बिंदु पर करता है। और जैसा ही ये मेरा एक्स अक्ष, ये मेरा वाई अक्ष और ये मेरा एक्स अक्ष काटा इसको सर, मूल बिंदु हो गया है। तो 1 2 3 4, चार गो में बट गया ऑटोमेटिक। तो जैसा ही एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटा, एक भाग में, चार भाग में, तो चार भाग मतलब चतुर्थांश, चार भाग मतलब चतुर्थांश। तो ये भी मेरा एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। और जब ये चतुर्थांश बटा तो इसको हम लोग कैसे नोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, इसको एक्स वाई के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इधर वाला एक्स का अक्ष है और इधर वाला वाई का अक्ष है। तो हम लोग का नियम ही यही कहता है कि पहले एक्स लेना है उसके बाद वाई। तो इधर वाला एक्स ले लेंगे और इधर वाला वाई ले लेंगे। और अगर इधर की बात किया जाए और इधर की बात किया जाए, तो इधर में रहेगा मेरा वाई, इधर में रहेगा एक्स वाला माइनस में सर, सब प्रोसेस पूरा माइनस में, यानी कि एक्स डैश रहेगा, एक्स डैश, और इधर वाला वाई रहेगा। फिर यहाँ पर मेरे पास क्या है, पट्टी वाला सब माइनस में है और वो भी सब एक्स डैश में है, तो एक्स डैश रहेगा। और नीचे वाला क्या है सर, मेरा वाई है। इस स्टेप में वाई डैश हो जाएगा, नीचे वाला वाई डैश। और इधर पट्टी में फिर क्या मेरा है, ये वाला एक्स डायरेक्ट और इधर वाला वाई डैश। ऐसा फॉर्मेशन क्लियर हमको पता चलेगा। चार भागों में इसको तोड़ा, चतुर्थांश और चारों का रूप है। ये थोड़ा ऐसा लिखा है जो कि डिस्टर्ब लग सकता है, इसी को हम यहाँ पर क्लियर करके लिखा है। एग्जाम में ये आएगा, ये कभी कभार आ सकता है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है इसमें, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इसी को समझाएंगे। आगे बात करते हैं। तो इसका फॉर्मेशन लिखने का तरीका क्या है, एक्स पहले वाई बाद में, ये भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है। अब आगे बात करते हैं। मूल बिंदु का यहाँ पर दो डिफिनेशन दिए हैं, एक यहाँ पर भी एक लास्ट में भी दिए हैं, और यहाँ पर बता भी दिए मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या है सर, जहां पर एक्स अक्ष वाई अक्ष कटता है आपस में, जहां कट रहा था एक्स अक्ष वाई अक्ष, जहां कटा, यही मेरा मूल बिंदु है। अब ये जो मूल बिंदु है, इसका एकदम डिटेल में अगर डिफिनेशन दिया जाए तो ये डिफिनेशन इसका डिटेल में रहेगा। मूल बिंदु को इंग्लिश में ऑरिजिन बोलते हैं। संख्या रेखा पर एक एक नियत बिंदु, जो संख्या रेखा हम लोग 7-8 में पढ़े थे, फिर 9 क्लास के शुरुआत चैप्टर में पढ़े थे। तो जब शुरुआत चैप्टर में पढ़े थे तो उसमें था कोई भी एक लाइन था, उस पर नंबर रहता है 1 2 3 4, कमीन 1 2 3 4 नंबर रहता है, जीरो से लेकर के उधर साइड में, जीरो से लेकर इधर साइड में, एक तरफ में माइनस में जाता है, एक तरफ में प्लस में जाता है। ये मेरा संख्या रेखा था। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि एक एक नियत बिंदु, कमीन एक एक नियत बिंदु मतलब क्या सर, इसका जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ बराबर, यहाँ से यहाँ बराबर, यहाँ से यहाँ बराबर, यहाँ से यहाँ बराबर, जैसे ग्राफ कॉपी में काट के मिलता है एकदम सब बराबर बराबर दूरी पर, उस तरीका से। तो एक एक बिंदु से दूरियों को बराबर एक अंकों में, एक दिशा में धनात्मक और दूसरी दिशा में ऋणात्मक, एक पट्टी में इधर प्लस में जाता है सर, दूसरा पट्टी में माइनस में आ रहा है, तो ऋणात्मक अंकित किया जाता है। उस बिंदु को जहां से दूरियां अंकित की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। ये वाला खाली एक लाइन है सर, देखो खाली एक लाइन लेते हैं, तो ये जो जीरो दिखा है ना हम लोग का जीरो, ये जीरो, ये मूल बिंदु है। यहाँ से प्लस उधर गया, यहाँ से इधर माइनस गया है,
इसका दो डिफिनेशन हम बोले थे, जहां पर इसी पर एक बार इसे क्रॉस कर देता, जहां कटा वो भी मूल बिंदु है, जहां से गिनती प्लस जा रहा है माइनस आ रहा है वो भी मूल बिंदु है। डिफिनेशन कैसे भी डिफिनेशन कैसे भी दिया जा सकता है, ठीक है ना, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कभी मिल सकता है, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मूल बिंदु क्या होगी सर, जहां से शुरू हो रहा है, बात कम करिए, जहां से शुरू हो रहा है, तुम लोग के लिए पढ़ा रहे हैं स्पेशली, तुम लोग लेट से इसलिए तुम लोग को नहीं पता है। मूल बिंदु जहां से शुरू हो रहा है वो भी, जहां से वापस जा रहा है वो भी, या तो फिर जहां से ऊपर वाला आ करके एकदम मेन से कट रहा है वो भी। इसमें जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सब देखते जाओ, सबको हम लोग बोलते हैं एकक दूरी, मतलब कि सब बराबर बराबर से ही काटा हुआ है, आगे पीछे नहीं कि एगो ज्यादा बड़ा एगो ज्यादा छोटा, सब एकदम बराबर नापा हुआ है। आगे बात करते हैं, हालांकि ये वाला लास्ट में बताएंगे, पहले यहाँ चलते हैं। एक तल में स्थित एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो रेखाएं लेंगे, एक रेखा क्षैतिज होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स डैश और एक्स बोलेंगे, और दूसरा रेखा रहेगा ऊर्ध्वाधर जिसको वाई डैश और वाई बोलेंगे, ठीक है ना, आगे पीछे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर हमको अगर बिंदु का स्थान निर्धारण करना था, हमको क्या चाहिए, दो रेखा चाहिए, एक रेखा सोया हुआ रहेगा, इसको बोलते हैं एक्स, इधर एक्स डैश, या इसी को बोलते हैं क्षैतिज, क्षैतिज रेखा यानी कि सुतल रेखा, ठीक है ना, क्षैतिज माने सुतल, ऐसे सुतल, तो इसको देखो एक्स वाला पॉइंट और एक्स डैश वाला पॉइंट, तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स डैश और एक्स होगा, क्या होगा सर, क्षैतिज रेखा। ये भी ऑब्जेक्टिव मिल गया कि हम क्षैतिज रेखा किसको बोलते हैं, एक्स डैश एक्स वाला, आगे पीछे हो सकता है एक्स एक्स डैश, उल्टा पुल्टा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको एक्स एक्स लगना चाहिए, ठीक है, एगो में डैश और एगो में एक्स, ठीक है ना, एक्स डैश और एक्स, तो इसको बोलेंगे क्षैतिज, क्षैतिज मतलब सोया हुआ है सर, ठीक है। और एक होता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मन वाई डैश और वाई होगा, ठीक है ना, ऐसा का ये वाला इसी पर, अब जहां पर ये कट गया हो गया मूल बिंदु। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना इसी चीज को, यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर रेखा आ रहा है वाई और वाई डैश, एक चीज यहाँ पर हम भुला गए यार, कुछ दिमाग में भी याद आया था, एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा चीजें कुछ आया था माइंड में, निर्धारण करने के लिए रेखाएं लेंगे, एक रेखा क्षैतिज, चलो हटाओ उसको, दिमाग में कुछ आया था जो कि दिमाग से निकल गया, तो अचानक से आया अचानक से गया, चलो आगे बात करते हैं। क्षैतिज रेखा की बात किया जाए, अब क्षैतिज रेखा एक्स डैश एक्स को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, जो कि हम ऊपरने में कहीं पे लिखे थे, नहीं इसमें नहीं, यहीं पर है, यहाँ पर है एक्स और वाई अक्ष, ये वाला था, यहाँ पर ध्यान देना, एक्स अक्ष कहा जाता है किसको, ये भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ये वाला जो सुतल लाइनिया है क्षैतिज वाला को, क्षैतिज वाला को हम लोग बोल देंगे ये है एक्स अक्ष पूरा, चाहे एक्स डैश में रहे या खाली एक्स रहे, ये पूरा को एक्स से लेकर के एक्स डैश तक पूरा हम लोग बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा एक्स अक्ष है, जो क्षैतिज वाला है पूरा एक्स अक्ष है, और जो ऊर्ध्वाधर है वाई वाई डैश, इसको पूरा का हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष, ये शुरू वाला से लेकर इसे पूरा को वाई अक्ष बोला जाता है। आगे बात करते हैं, वह बिंदु जहां एक्स डैश एक्स और वाई डैश वाई एक दूसरे को काटती है उसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। ये वाला डिफिनेशन तो शुरू से समझाते आ रहे हैं, चाहे तो वैसे रहे चाहे ऐसे रहे, किसी भी तरीका से रहे, या तो ऐसे भी हिंदी लिख सकता है, याद आ गया अचानक से जो भुलाए थे सुन, कि कभी कभी ऐसे लिख सकता है कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा जहां पर काटता है उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मतलब हमारे पास तीन तीन डिफिनेशन हो गया, एक यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से मिल गया, और एक ये वाला हिंदिया के साथ में लगा सकते हैं, जो भी भूल रहे थे याद आ गया अचानक से, चलिए ये भी हो गया है। आगे ओ एक्स और ओ वाई को क्रमशः हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष की धनात्मक दिशा कहा जाता है, या धनात्मक दिशा कहेंगे, और ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश को एक्स अक्ष और वाई अक्ष की क्रमशः ऋणात्मक दिशाएं कहा जाता है। इस चीज को समझिए फिर से, अभी जान रहे थे कि एक्स है सर और इधर एक्स डैश है, वाई डैश है और यहाँ पर वाई है, इधर देखो ये जो है पूरा सिंपल सा जिसमें एक्स और वाई रहेगा,
प्लस रहेगा, जिसमें डैश लग जाएगा वो पूरा का पूरा माइनस में जाएगा, मतलब ऋणात्मक हो जाएगा। और वही चीज को यहाँ पर समझाया गया है कि ओ एक्स और ओ वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष के और वाई अक्ष के धनात्मक, मतलब एक्स अक्ष के लिए खाली एक्स धनात्मक है, वाई अक्ष के लिए खाली वाई धनात्मक है, और एक्स डैश एक्स अक्ष के लिए ऋणात्मक है, वाई डैश वाई अक्ष के लिए ऋणात्मक है। ठीक है ना, दिमाग में रखेगा इस चीज को। आगे, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है सर, 0 0। ये क्यों लिखा गया सर, सब में सर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 गिनती चलेगा सर, लेकिन 0 सर एक्स के लिए 0 यही है, वाई के लिए 0 यही है, माइनस वाला के लिए भी यही है, और इधर वाला के लिए भी यही है। तो जब चारों पट्टे से 0 पर मिल रहा है तो इसका 0 0 ही होगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव अभी दिखाते हैं। आगे, ओ एक्स से वामावर्त दिशा में इन्हें 1 2 3 और 4 यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा चतुर्थांश कहा जाता है। किसको सर, तो ये जो पूरा प्रोसेस समझा रहे हैं, यानी कि कार्तीय तल जो बोला जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पहला चतुर्थांश, दूसरा तीसरा चौथा चतुर्थांश। कहाँ से बोल रहा है सर, ओ एक्स से वामावर्त। ओ एक्स कौन है मेरा, ये है मेरा ओ और ये है एक्स। यहां से हमको उल्टा चलना है ऐसे, मतलब कि घड़ी की उल्टा दिशा में, मतलब यहां से शुरू करेंगे फिर इधर आएंगे फिर इधर आएंगे फिर इधर, ऐसा नहीं कि हम इधर से चलेंगे इसे, फिर उल्टा होगा तो गलत हो जाएगा। आइए, हमको कहाँ चलना है सर, ओ एक्स से इधर चलते आना है। ठीक है ना, वामार्थ मतलब कि वापस चलते आना है, ऐसे उल्टा चलते आना है, ऐसे हम लोग को नहीं जाने का कोशिश करना है। इस तल को हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल। किसको सर, ये जो कार्तीय पद्धति है ना, ये जो समझा रहे हैं ये वाला पूरा फ्लैट पैनल पे, ये जो समतल पे समझा रहे हैं उसको हम लोग कार्तीय तल भी बोलते हैं, निर्देशांक तल भी बोलते हैं, एक्स वाई तल भी बोलते हैं। तो एक्स और वाई, इसको एक्स वाई तल भी बोलते हैं। जितना भी चीजें है सारा का सारा चीजें यहाँ पर हो गया है। अब आगे लाइन लास्ट वाला है, ये अक्षों को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा था, क्योंकि कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं। तो जितना भी अक्ष है, तो अक्ष कौन कौन है सर, एक्स अक्ष वाई अक्ष, दो ही को तो है, यहाँ पर लगा सकते हैं एक्स वाई। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। अक्षों को निर्देशांक अक्ष, और यहाँ दो को तो अच्छी है, वो एक्स एक वाई है, इसको निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है जो कि लास्ट में हम लोग का बचा हुआ है, एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक सदा ही 0 होगा। ध्यान से समझिए इस चीज को, ये बहुत ही कंफ्यूज करेगा, और इस चीज को हमको कंफ्यूजन को दूर करना है। क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक सदा ही 0 होगा। कोई भी बिंदु है सर, वो एक्स अक्ष पे पड़ा हुआ है, यहां से यहां तक के, ये एक्स अक्ष पे हमारा पड़ा हुआ है, तो एक्स अक्ष का गिनती है, लेकिन वाई अक्ष कुछ नहीं है, मेरे पास वाई है, ये नहीं है। तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो वाई अक्ष हम लोग को 0 लेना पड़ता है। एक्स में मान लेते कोई अंक होगा, सपोज दैट कुछ भी अंक होगा, क्योंकि एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष वैसा ही को वैसा ही रह जाएगा। लेकिन वाई में मेरे पास कुछ नहीं है, और जब कुछ नहीं है तो हमको 0 रखना पड़ेगा। ये एग्जाम में भी पूछा हुआ है, दिखाते हैं इसको भी, और ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा भूल होगी। जस्ट इसका ऑपोजिट एक चीज याद रखेगा, यहाँ एक्स अक्ष पर बोला है, एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु वाई अक्ष का निर्देशांक, या तो फिर वाई अक्ष हमेशा 0 रहेगा। अब यहाँ खाली कर देगा वाई अक्ष का स्थित प्रत्येक बिंदु एक्स अक्ष का निर्देशांक सदा ही वो भी 0 ही रहेगा। ठीक है ना, वो भी 0 रहेगा, बट हमारे पास में यहाँ वाई अक्ष बोला है तो वाई अक्ष रह जाएगा, और एक्स अक्ष नहीं बोला है तो एक्स अक्ष के बदले में 0 रख लेंगे। एक्स अक्ष नहीं बोला तो का बदले 0, अगर वाई अक्ष नहीं बोला तो वाई के बदले 0। यहाँ पर क्या बोला था मेरे को, एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु, किस पर सर, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर बोला तो एक्स रहेगा, वाई 0 हो जाएगा, वाई अक्ष बोलेगा तो एक्स 0 रहेगा, वाई वैसा ही रह जाएगा। बस ये इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना है। हम यहाँ पर साइड में भी लिख देते, वाई के लिए 0 और वाई लिख सकते हैं, एक्स के लिए एक्स और 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब इतना समझ में आया तो इतना से हम लोग को 4 से 5 नंबर तक आराम से आ सकता है इजिली। ठीक है ना, अब इसमें ये चीज को समझाते हैं चतुर्थांश के बारे में डिटेल में, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है जिसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये चतुर्थांश क्या होता है सर, तो अभी जस्ट डिफिनेशन मिला था, जहां पर एक्स अक्ष
वाई अक्ष एक दूसरे पर मिलता है, मूल बिंदु पर कटता है और कटने के बाद उसको 4 भागों में डिवाइड कर देता है, उसको चारों को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। तो पहला चतुर्थांश कहाँ से चलना है हमको, ओ एक्स से चलना है, जैसा कि अभी बताया गया था। ओ एक्स से उल्टा आना है और हम लोग का रूल्स कहता है कि हमेशा एक्स का वैल्यू पहले। तो हम यहाँ पर ये एक्स है मेरा, तो एक्स का वैल्यू पहले और वायु का वैल्यू बाद में। अब देखिए कि इधर पट्टी वाला एक्स क्या है, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो हम एक्स की वैल्यू प्लस, फिर वाई क्या है, प्लस की माइनस, वाई भी प्लस, इसको भी प्लस में। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन का आंसर क्या मिला है कि पहला चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होता है, तो प्लस प्लस में, यानी कि दोनों धनात्मक, मतलब y वाला भी और x वाला भी दोनों धनात्मक, ये x y दोनों धनात्मक। ये पहला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस, याद कैसे रखना है उसको भूल जाइए, प्रोसेस को समझ लीजिए कि x अक्ष इधर है सर, तो हम पहले ही दिमाग में काट नहीं लेंगे ऐसे फटाक से करके हाथों पर कि इधर पट्टी वाला है सर, तो x है पहले और फिर y है सर, तो x और y दोनों तो प्लस है, तो प्लस प्लस हो जाएगा। सेकेंड में आएंगे सर, तो सेकेंड में हम क्या देखेंगे, y है सर और x डैश में है, लेकिन हमारा रूल्स क्या कहता है कि पहले हमको x वाला लिखाना चाहिए, तो x डैश है तो पहले x क्या है, माइनस में, चलो यहाँ पर लिखते हैं तो हिंदी है, x डैश है सर पहले, उसके बाद में फिर मेरे पास में y है और x डैश इधर माइनस में है सर, माइनस और y है सर, तो y, मतलब दूसरा चतुर्थांश में मेरा क्या है, इसका निर्देशांक माइनस प्लस। अब यही चीज तीसरा में सर, तीसरा में हम देख रहे हैं कि हमारे पास में x डैश है सर और y डैश भी है, दोनों डैश है सर, मतलब इसका भी माइनस इसका भी माइनस, दोनों माइनस में। और चौथा वाला में हम लोग का रूल कहता है कि पहले हम x लिखेंगे और y क्या है सर, मेरा डैश में है, तो x प्लस में है सर और y माइनस में है। ऐसा मत सोचना नहीं कि हम इधर से जा रहे हैं तो पहले y को रखें, तोरे लिए स्पेशल है, तुम्हें बोला था कि नहीं समझ में आता है। इधर से ऐसे जा रहे हैं, इधर से हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि पहले इधर तो y आया ना सर, तो पहले y लिख लेते हैं फिर x लिख लेते हैं, गलती कभी नहीं ये करना है। हमेशा रूल्स यही कहता है कि पहले हम लोग को x को ही रखना होता है, उसके बाद ही y को, और जहां ऐसा दिमाग लगाएगा तो ये वाला माइनस इधर जाएगा प्लस उधर जाएगा, तो सब गलती हो जाएगा, तो फिर ये वाला तो मैच कर जाएगा फिर इसके जैसा, सब उल्टन हो जाएगा। एक शॉर्टकट ट्रिक्स हमेशा याद रखने के लिए, क्रॉस देख लेना, पहला वाला तीसरा वाला सेम जाती, पहला वाला प्लस प्लस तीसरा वाला माइनस माइनस, और इसका अपोजिट वाला क्रॉस वाला में एक दूसरे का अपोजिट रहेगा, ये तुमको आसानी से याद रहेगा, पहला वाला प्लस प्लस तीसरा वाला माइनस माइनस में। अब प्रॉब्लम तुमको ये और ये में ज्यादा होगा, इसको याद रखने के लिए तुमको दिमाग में रियलाइज करना पड़ेगा कि पहले हमको एक्स लिखाता है सर और एक्स इधर में माइनस हो जाता है और वाई यहाँ पे प्लस रह जाता है। अब अगर जैसा ही इसके बात करेगा चौथा में सर, तो चौथा में सर वाई माइनस में हमको दिख रहा है और एक्स यहाँ पर प्लस में दिख रहा है, इसको रियलाइज करना पड़ेगा। बट पहला और तीसरा जल्दी याद रहता है कि प्लस प्लस माइनस माइनस, ये याद रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन साफ साफ ऐसा नहीं पूछ सकता है, कभी क्वेश्चन घुमा के देगा, जैसे एक दो एग्जाम्पल हम यहाँ दे देते हैं, जैसे है सर कि माइनस में 2 और यहाँ पर 3, अब बोलेगा कि किस चतुर्थांश का है, हम कैसे बोल दिए कि दूसरा है, कारण यहाँ पर माइनस है सर और यहाँ 3 में प्लस छुपा हुआ है, माइनस और प्लस किस में है, दूसरा में, ऐसे देखना है। तुमको कभी यही चीज को पलट उलट के दे सकता है, जैसे कि 10वां में एक बार दिया था रूट में 2 और यहाँ पर ऐसे करके रूट में 3, ऐसे कौन सा चतुर्थांश में है, रूट में है तब भी सर माइनस यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस यहीं पर आ रहा है। अगर इसमें दोनों में माइनस रहता तब सर माइनस माइनस तीसरा। तो हमको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है, अंक से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको मेन चीज है इससे लेना देना, ठीक है। अब इस पर हम क्वेश्चंस पूछते हैं जो शुरू में दिखाए थे और देखते हैं कि जवाब मिलता है कि नहीं फटाफट। पूरा का पूरा साल रिवीजन एक ही जगह पर, तुम लोग का ही चैप्टर पूरा, जुलाई का क्वेश्चन जुलाई में पूछते जाते हैं। हमारा पास क्वेश्चन है, तृतीय पद में x नियामक तथा y नियामक चिन्ह क्रमशः होते हैं, शॉर्टकट में भी क्या बताए थे, तीसरा में क्या होता है शॉर्ट में, माइनस माइनस है, माइनस माइनस आंसर हो गया। शॉर्टकट चीज को भी याद रखना, ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर खोजने लगेंगे, पूरा जो बताए हैं पहले उसको रियलाइज करो, ध्यान से सुनो, याद रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इधर में बिंदु माइनस में 5, 2 में
भुज का मान होगा। भुज और कोटि, अभी क्या बोले थे, कोटि किसको बोलेंगे, भुज किसको बोलेंगे। यहाँ देखो, भुज x, यहाँ पर क्वेश्चन है माइनस में 5 और 2, तो भुज का मान, अब भुज क्या है मेरा x है ना, तो यहाँ पर x पहले का वाला है माइनस में 5, तो आंसर क्या होगा। दिमाग थोड़ा सा तो यूज करना है ना, हल्का सा यूज करना है, ऐसा नहीं कि सब साफ साफ मिल जाएगा, थोड़ा दिमाग लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर बिंदु 4 और 7 में कोटि का मान, कोटि क्या होता है मेरा सर, y, तो y बार वाला 7, तो 7 इसमें है ऑप्शन में 7 आंसर। मूल बिंदु के निर्देशांक, यहाँ देखिए 0 0 हो गया बी वाला। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक क्या, 0 शून्य, तो है शून्य यहाँ पर 0। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। रे भाई एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या है, लंब भी देखो, लोग बोलता है ना कि लंब भी होता है, जो नहीं पढ़ के जाएगा ना वो क्या करेगा, लंब में अंतर मार देगा, लेकिन लंब नहीं, यहाँ पर मामला कुछ अलग है। कार्तीय तल के बात बोल रहा है, जो ये कार्तीय पद्धति पढ़ रहे हैं, कार्तीय तल, यहाँ देखिए पूरा चीजें यही है, कार्तीय तल, कार्तीय पद्धति, एक्स वाई तल सब एक ही चीज है। तो कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति निर्धारण कहाँ है सर, और भी ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो वाई अक्ष होता है खड़ा। और कुछ है क्या, 3 4 और 4 3 एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं, नहीं। क्वेश्चंस वाला है जो कि पिछला चैप्टर में बताए थे कि कोई भी, ये चीज था इसमें, लेकिन हम पिछला चैप्टर में बता दिए थे, इसलिए मैं इसमें नहीं बताए हैं कि कोई भी निर्देशांक ज्यामिति में एक बिंदु अद्वितीय होता है, उसके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है, और ये हम पिछला ही टॉपिक में बता दिए थे, तो इसमें नहीं बताए हैं, ठीक है। ये था थ्योरी में, लेकिन नहीं बताए क्योंकि बता दिए थे पीछे में। ये था मेरे पास में कितना क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ गया जी, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर, हम क्या बोले थे 2 से 5, लेकिन यहाँ पर 7 चला गया, मतलब 5 जा रहा है सर एक्स्ट्रा में। अभी और एग्जाम बाकी है, सितंबर वाला देखते हैं, सितंबर में क्या को पूछा है। सितंबर वाला में फिर से वही क्वेश्चन, मूल बिंदु के नियामक, कभी निर्देशांक लिखेगा, कभी नियामक लिखेगा, तो गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना, कंडीशन को समझना है। मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0, आंसर मिल गया सर, अभी पूछा था उसमें भी, सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में, वही। कार्तीय तल में वह बिंदु जहां एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष परस्पर एक दूसरे को काटते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर चारों आंसर सही है, हम लोग का निर्देशांक की दृष्टि से यही एक ही आंसर सही है, लेकिन जो नहीं पढ़ के जाएगा उसके लिए चारों आंसर सही है। अब वो तो पूरा कंफ्यूज होगा, क्योंकि भाई सब एक ही नहीं लग रहा है, देखो केंद्रक जहां मिलता है वो केंद्रक ही होता है, मध्य बिंदु जहां बीच में करता है तो मध्य बिंदु होता है, परिकेंद्र बीच वाला को परिकेंद्र ही बोलते हैं, और मूल बिंदु, चारों तो सेम टू सेम है, मूल बिंदु ही है चारों, आंसर क्या हमारे। लेकिन कार्तीय तल बोला है ना, इसी से पकड़ा गया है कि कार्तीय तल बोल दिया ना, कार्तीय पद्धति में आ गया है वो, तो इसका कंडीशन होता है मूल बिंदु होता है, ठीक है ना। और बाकी चीजों में क्या होता है, वो किसी को त्रिभुज में आएगा तो किसी को दूसरा चैप्टर में आने वाला है। अब केंद्र का आ गया बायोलॉजी में से, यहाँ आ गया मध्य बिंदु, परिकेंद्र, ये सब कुछ त्रिभुज में से आ गया है, तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाएंगे ना उसमें केवल में परिकेंद्र में मिलेगा, ठीक है ना, त्रिभुज वाला चैप्टर में मिलेगा ये। एक और क्वेश्चन है, दो हुआ ना, एक और, बिंदु -3 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। -3 प्लस में 5, मतलब x के वैल्यू माइनस में, यहाँ पर देखिए माइनस में प्लस में, तो मेरा हो गया दूसरा। मतलब इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है, कौन सा महीना में, सितंबर में 3 क्वेश्चन पूछा है। अच्छा दिसंबर में क्या को पूछा है, ये है हमारे पास में दिसंबर 2025 का, इसमें क्या को पूछा है 9 में, बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। माइनस माइनस, अंक मत देखिए, इसमें अंक देखना ही नहीं है, खाली चिन्ह देखना हमको, माइनस माइनस, तो हमारा तीसरा हो गया है। मूल बिंदु के नियामक, जी तीनों में ये क्वेश्चन आया है मूल बिंदु वाला, बताओ यार, तो हो सकता है कि फिर से आ जाएगा आज भी जो 26 वाला एग्जाम उसमें भी आएगा ये। चलो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा, 2 गो ही ना, 2 गो, 7 गो, 3 गो, 2 गो, जैसे जैसे एग्जाम फाइनल होते जा रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन वंक कम कर रहा है, ठीक है ना। और अगर हम 10वां वाला के लिए देखा जाए तो थोड़ा 10वां वाला के लिए भी निकाल लेते हैं। 10वां क्लास का क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में देख के बता देते हैं।
ये वाला तो नहीं बनेगा, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये दूरी सूत्र का है, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं निम्न में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। तीसरा में कौन है, माइनस में 5 माइनस में 9, जरा में माइनस माइनस रहेगा वही वाला कौन सर 25 का सेकंड सेटिंग में पूछा है। एक क्वेश्चन बिंदु 1 5 किस पाद में स्थित है, 1 और 5 पहला क्योंकि प्लस प्लस दोनों है, ट्रिपल प्लस प्लस है तो पहला यानी कि प्रथम। दो क्वेश्चन बिंदु 7 और 10 की कोटि, कोटि क्या है तो वाई एच में मेरा क्या है 10 हो गया। वाई एच से बिंदु 7 12 की दूरी है, इसको साइड करिए अभी, ये दूरी सूत्र में आ जाएगा। फिर यदि 0 0 मूल बिंदु हो तो पी के निर्देशांक, ये भी दूरी सूत्र का आ जाएगा, ये फॉर्मूला से बनेगा, ये 10वीं क्लास के लिए है। और कुछ है, हाँ यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। दूसरा में आप देखना पड़ेगा कि हमको दूसरा में क्या होता है सर माइनस प्लस, अच्छा माइनस प्लस है क्या इसमें, माइनस में 3 और कॉमा 2, माइनस में 3 और 2 तो यही आंसर हो जाएगा मेरे पास में। -6 -8 की कोटि है तो कोटि हम ढूंढेंगे सर, वाई एच में कौन वाला था अभी माइनस में 8 तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। वाई एच से बिंदु 12 14 की दूरी, ये प्रोसेस वाला है, दूरी सूत्र वाला आ जाएगा। फिर मतलब कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि हमारे पास में इस चैप्टर से, भले ही ये टॉपिक 9 क्लास का है लेकिन 10 में इसमें उतना ही नंबर पूछा है। अब अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे ना तो 10 क्लास में ये नहीं पढ़ाना है, इतना प्रोसेस करना ही नहीं है। बाकी जो दूसरा किताब है ना, दूसरा प्रकाशन भारतीय भवन या स्टूडेंट फ्रेंड, वो 10 क्लास में भी ये चीज को समझाएगा, उसका किताब में ये पढ़ाया हुआ मिलेगा। लेकिन 10 क्लास के एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेगा, वो कह देगा कि हमने 9 में पढ़ा दिया है, और वो डायरेक्टली जाएगा दूरी सूत्र पर, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला सूत्र पर, और माध्यम सूत्र पर, अनुपात वाला सूत्र पर, यही सब चीज पर चला जाएगा। लेकिन ये वापस रिपीट नहीं करने वाला है क्योंकि वहां इसका जरूरत ही नहीं है, वहां उसका दूरी सूत्र अलग ही चलता है। लेकिन वो सारा का सारा निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का ही नाम है वो, तो वहां का प्रोसेस अलग है। लेकिन 9 क्लास वाला उसमें क्वेश्चन देगा लेकिन चैप्टर में पढ़ाएगा ही नहीं ये चीजें, ये चीज को ध्यान रखना है। तो 9 में जो पढ़ लिए हैं वही आपके लिए बेहतर है, नहीं तो अगर आप दूसरा प्रकाशन से पढ़ते हैं तो आपको ये क्वेश्चन फिर से यानी कि यही चीज को फिर से समझाया जाएगा उस टाइम में, जो कि हमको लगता है कि टाइम की बर्बादी है, वही चीज को रिपीट करना है। तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ये एक अलग बात है कि आप एनसीईआरटी किताब को रीडिंग करिए, आपको सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। काफी ज्यादा टाइम लगा है ना, लेकिन इसमें से अच्छा खासा नंबर आया यार, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा, चैप्टर बहुत मजेदार था।